हेलो मेरे प्यारे मित्रों, पहचाना मुझे? मैं रतन पाली, रोंकामुचा गांव का सरपंच। तो कैसे हैं आप? ठीक तो हो ना? सुना है आजकल बहुत बारिश हो रही है। तो मित्रों, तुम सब बारिश में भीगना मत। एक काम करो, मैं एक सलाह देता हूँ। मुझे पता है कि तुम सब लोग जॉब करने जाते हो और घर आने के बाद बहुत थक जाते हो। इसीलिए एक काम करो, तुम सब लोग खाना वाना खा के या चाय नहीं तो कॉफी बना लो रे, और अपना मोबाइल ऑन कर लो और YouTube ऐप पर ओपन करो। फिर उसके सर्च ऑप्शन में बुक टॉक्स विद गणेश टाइप करो और पॉडकास्ट का मजा लो रे, वो भी चाय नहीं तो कॉफी के साथ। तो फ्रेंड्स, लास्ट एपिसोड में हमने ये सुना था कि अमोदिता युग को वंदना भाभी के कमरे के पास लेकर जाती है और हम सुनते हैं कि दिलीप और सुदेश गांव के मीटिंग अटेंड करने गए थे और हम दो न्यू कैरेक्टर्स को भी मिलते हैं, और वो है भूपेंद्र बख्शी जो बंगलामुड़ा गांव के सरपंच है, और मैं यानी रतन पाली जो रोंकामुचा गांव का सरपंच हूँ। और लास्ट में हमने ये सुना था कि जब युग वंदना भाभी के कमरे में चला जाता है और तभी वंदना युग का गला पकड़ती है और वंदना कहती है कि यक्षिनी के कमरे का दरवाजा क्यों खोला। सो मित्रों, आपको क्या लगता है, वंदना भाभी को कैसे पता कि युग ने यक्षिनी के कमरे का दरवाजा खोल दिया? तो बिना किसी देरी से चलिए उसी दौर में जहां से ये सब चालू हुआ था। तो आइए सुनते हैं हमारे 16th चैप्टर ऑफ यक्षिनी एक राज। चैप्टर 16 राज की बातें। युग हकलाते हुए कहता है, ये आप क्या बोल रही हो भाभी? मैंने कहा यक्षिनी के कमरे का दरवाजा खोला। वंदना गुस्से से कहती है, झूठ बोलता है। मुझे क्या लगता है, मुझे कुछ पता नहीं, मुझे सब पता है, समझा? युग के तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। वह ये सोच ही नहीं पा रहा था कि वंदना को इन सब बातों के बारे में कैसे पता चला था। वंदना के शरीर में जितनी जान थी वो अपनी पूरी जान से युग का गला दबाने लग जाती है। युग चीखते हुए कहता है, छोड़िए भाभी, ये आप क्या कर रही है? छोड़िए मेरा गला, मेरा दम घुट रहा है भाभी। वंदना युग का गला दबाते हुए उसे बार बार हिला रही थी। युग की सांसें अटकने लग गई थी। ऐसा लग रहा था कि यदि वंदना ने जल्द ही युग का गला नहीं छोड़ा तो वो कुछ ही पल में अपना दम तोड़ देगा। अब तो युग के गले से आवाज भी नहीं निकल रही थी, बस वो अपने हाथ पैर फड़फड़ाए जा रहा था। युग अपना दम तोड़ता उससे पहले ही उसकी चीखों की आवाज सुनकर वहां जानकी, अमोदिता और रजनी आ जाती है। वहां के हालात देखकर वो तीनों भी भौचक्के के रह जाते हैं। जानकी फुर्ती के साथ युग के पास जाती है और वंदना से उसका गला छुड़ाते हुए कहती है,
ये तुम क्या कर रही हो वंदना? युग का गला क्यों दबा रही हो? छोड़ो इसे। वंदना जानकी की बात का कुछ जवाब नहीं देती। उसका पूरा ध्यान अभी भी युग का गला दबाने पर था। जानकी अपने हाथों से युग का गला छुड़ाते हुए कहती है, ये तुम क्या कर रही हो वंदना? युग का गला क्यों दबा रही हो? छोड़ो इसे वंदना, मैं कहती हूँ छोड़ो युग का गला, वरना वो मर जाएगा। छोड़ो। वंदना गुस्से में बड़बड़ाती है, नहीं, नहीं छोड़ूंगी। इसने यक्षिणी का दरवाजा खोल दिया है, मुझे सब पता है। वंदना की बात सुनकर रजनी मन ही मन सोचने लग जाती है, ये पागल लड़की क्या बकबक कर रही है। जानकी वंदना को समझाते हुए कहती है, वंदना, युग ने बस ग्रेवियार्ड कोठी का दरवाजा खोला है। यक्षिणी जहाँ पर कैद थी वो कमरा नहीं खोला, समझी? वो अभी भी वहीं पर कैद है। वंदना और कसकर युग का गला दबाते हुए कहती है, नहीं, इसने खोला है। ये झूठ बोलता है, मुझे सब पता है। इसने दरवाजा खोला है। जानकी वंदना को बार बार समझाए जा रही थी, पर वो कुछ समझने के लिए तैयार नहीं थी। उसका बस एक ही मकसद था, युग का दम तोड़ना। वंदना के हाथों युग को बचाने के लिए रजनी भी उनके पास आ जाती है और युग का गला छुड़ाने लग जाती है। अमोदिता दरवाजे की दहलीज पर मंत्रमुग्ध होकर खड़ी हुई थी। उसके समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अक्सर वंदना को इस हालत में देखकर वो घबरा जाती थी, क्योंकि उसे लगता था वंदना के ऊपर किसी का साया है। युग, जानकी और रजनी तीनों से ही वंदना नहीं संभल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके बाजुओं में 100 पहलवानों की ताकत आ गई थी। ये एक चौंकाने वाली बात थी कि एक दुबली पतली स्त्री में अचानक से इतनी ताकत कहाँ से आ गई थी। रजनी अमोदिता पर चिल्लाते हुए कहती है, अरे नालायक लड़की, तू वहां पर क्या तमाशा देख रही है? जल्दी से वंदना को इंजेक्शन लगाना। अमोदिता हड़बड़ाते हुए कहती है, हाँ माँ, अभी लगाती हूँ, 2 मिनट। इतना कहकर अमोदिता कमरे के अंदर घुसती है और टेबल पर ही रखा एनेस्थेसिया का इंजेक्शन उठाती है और वंदना के हाथ में लगा देती है। जैसे ही एनेस्थेसिया का लिक्विड वंदना के शरीर के अंदर प्रवेश करता है, वंदना बेहोश हो जाती है। जानकी और रजनी मिलकर वंदना को बिस्तर पर लेटा देती है। रजनी अमोदिता पर अभिमान करते हुए कहती है, अच्छा हुआ मेरी बेटी अमोदिता ने NNM का कोर्स करके रखा है, वरना युग की तो जान ही निकल जाती है। तुम्हें पता है युग बेटा, हमारे गांव और आसपास के गांव में एक भी डॉक्टर नहीं है। जब कोई बीमार पड़ता है ना, तो सीधा मेरी बेटी अमोदिता के पास ही आता है। किसी डॉक्टर से कम नहीं है मेरी बेटी। युग कुछ जवाब नहीं देता। उसके दिमाग में तो अभी भी यही चल रहा था कि वंदना को कैसे पता कि उसने यक्षिणी का कमरा खोला था। कुछ ही देर बाद सभी लोग वंदना के कमरे से बाहर निकल जाते हैं। युग अपनी बड़ी माँ जानकी के कमरे में बैठा हुआ था और उनसे अपने सिर की चंपी करवा रहा था। जानकी युग की चंपी करते हुए कहती है, युग बेटा, तुझे पता है बचपन में अक्सर मैं ही तुझे कंघी किया करती थी, तुझे नहलाती थी, तुझे तैयार करके नजर का टीका लगाकर तेरे दोस्तों के साथ खेलने के लिए भेजती थी। युग कुछ नहीं कहता। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी ख्याल में खोया हुआ था। जानकी युग को उसके बचपन की और बातें बताते हुए कहती है, बचपन में तू बहुत गोलू मोलू था। ये अमोदिता तो तुझे मोटू मोटू करके चिढ़ाया करती थी और मैं उसे धमकी देती थी कि खबरदार, जो मेरे युग बेटे को मोटू बोला तो। पर बेटा,
अब तू ना बहुत दुबला हो गया। शहर में तुझे ढंग से खाना नहीं मिलता क्या? तू खुद खाना बनाता है या कोई बाई लगवा कर रखी है? युग अभी भी जानकी के सवालों का कुछ जवाब नहीं दे रहा था। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अभी भी उसके और वंदना के बीच हुए हादसे से उभर नहीं पाया था। जानकी चंपी करना रोक देती है और धीरे से युग से पूछती है। क्या सोच रहे हो युग बेटा? युग अपना सिर ना में हिलाते हुए कहता है, कुछ नहीं बड़ी माँ। बड़ी माँ भी कहते हो और बड़ी माँ से झूठ भी बोलते हो। तुम्हें क्या लगता है तुम नहीं बताओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा? तुम यही सोच रहे हो ना कि तुम्हारी वंदना भाभी की हालत ऐसी कैसे हुई? हाँ बड़ी माँ, मैं ये ही सोच रहा हूँ। ये वो वंदना भाभी नहीं है जिनके साथ बचपन में मैं खेला करता था। वो भाभी हमेशा हंसती खेलती रहती थी। और ये भाभी, ये तेरी वो वंदना भाभी हो भी कैसे सकती है बेटा? वो वंदना तो तभी मर गई थी जब उसका पति और मेरा बेटा विराट मारा था। कैसा ना रो बेटा। इतना कहते ही जानकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। युग जानकी के आंसू पोंछते हुए कहता है, आप रोइए मत बड़ी माँ। कैसे ना रो बेटा? जिस माँ ने अपना जवान बेटा खो दिया हो वो माँ भला रोएगी नहीं तो क्या करेगी? युग कुछ नहीं कहता। वो जानकी के दर्द को महसूस करने की कोशिश कर रहा था। जानकी रोते हुए कहती है, तुम्हें पता है युग बेटा, उस यक्षिणी ने तुम्हारे भैया को मारा था। एक बूंद तक खून की उसके शरीर में नहीं छूटी थी। पूरा शरीर सफेद पड़ गया था। पर बड़ी माँ, यक्षिनी ने ऐसा क्यों किया था? उन्होंने भैया को क्यों मारा था? उस यक्षिणी को किसी को मारने के लिए वजह की जरूरत थोड़ी पड़ती थी बेटा। वो तो बस जो भी मर्द अमावस्या और पूर्णिमा की रात कृष्णोई नदी पार करता था उसके साथ संभोग करके उसे मार देती थी। और उसे एक अभिशाप भी मिला था। कैसा अभिशाप बड़ी माँ? वही तो नहीं पता बेटा, पर सुना है वो दूसरे लोक से आई थी और एक अभिशाप मिलने के कारण ये सब कर रही थी। युग मन ही मन सोचने लग जाता है, आखिर ये अभिशाप है क्या जिसके बारे में सब बात तो करते हैं पर किसी को पता नहीं है। जानकी एक लंबी सांस लेते हुए कहती है, तुम्हारे बड़े भाई विराट की मौत के बाद एक दिन तुम्हारी भाभी हम लोगों को बिना बताए ग्रेवियार्ड कोठी में गई थी। जब वो वहां से लौटी तब से ही उसकी ऐसी हालत है। कई डॉक्टरों को दिखाया पर कुछ फायदा ही नहीं हुआ। यहाँ तक कि झाड़ फूक भी करवाई पर कोई काम नहीं आया। बाबाओं का तो कहना था यक्षिणी ने इसके ऊपर काला जादू कर दिया है जिस वजह से ये ऐसी हो गई है। जानकी की बात सुनकर युग की आंखों में भी आंसू आ गए थे। जानकी अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, यह बात ज्यादा न फैले और तुम्हारे बड़े पापा की बदनामी ना हो, इसीलिए हम लोगों ने वंदना को कमरे में बंद करके रखा है। ना उसे किसी से मिलने देते हैं ना वो किसी से मिलती है। एक जिंदा लाश की तरह बन गई है बस बेचारी। कभी कभी तो मुझे भी उसकी हालत पर रोना आता है पर मैं क्या करूं, मैं खुद ही मजबूर हूँ। जानकी अपने आसपास देखते हुए कहती है, तुम्हें पता है बेटा, जब वंदना उस ग्रेवियार्ड कोठी से वापस आई थी तब से लेकर आज तक बस वो एक ही रट लगाई हुई है। तूने दरवाजा क्यों खोला? मुझे सब पता है। पता नहीं उस ग्रेवियार्ड कोठी में क्या हुआ था उसके साथ। उसने ग्रेवियार्ड कोठी में कहाँ का दरवाजा खोला और उसे क्या पता चल गया था? ये बात सिर्फ वंदना और तेरे पापा को ही पता था। युग हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा? मेरे पापा को? हाँ बेटा, वह वक्त तेरे पापा ग्रेवियार्ड कोठी में ही रहे थे। पर तेरे पापा की मौत के बाद
वो राज भी दब गया। आपने कभी पापा से पूछा नहीं कि जब वंदना भाभी ग्रेवयार्ड कोठी गई थी तो उनके साथ क्या हुआ था? कैसे पूछते बेटा, तुझे तो पता ही है। तेरे बड़े पापा ने तेरे पापा से सारे रिश्ते जो तोड़ दिए थे। कहा था अगर दरवाजा भी पार की तो कभी वापस कदम मत रखना। जानकी की सारी बातें सुनकर युग शांत हो गया था। उसके कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोले। इन सब बातों पर विश्वास करे या नहीं, पर अभी तक उसने जो भी देखा था उसका जी बार बार इन सब बातों पर यकीन करने की गवाही दे रहा था। युग कुछ सोचते हुए कहता है, अच्छा, तभी वंदना भाभी मुझसे कह रही थी कि तूने दरवाजा क्यों खोला। मुझे सब पता है, क्योंकि जब से वो ग्रेवयार्ड कोठी से लौटी है यही बड़बड़ाए जा रही है। जानकी हैरानी के साथ कहती है, हाँ, पर युग बेटा तू ऐसा क्यों बोल रहा है? कहीं तूने सच में तो यक्षिणी का कमरा नहीं खोला ना? जानकी का सवाल सुनकर युग के पसीना छूटने लग जाते हैं। वो मन ही मन सोचने लग जाता है, बड़ी माँ को सच बताऊं या नहीं बताऊं। जानकी उस पर दबाव बनाते हुए कहती है, बताओ युग बेटा, तुमने वो दरवाजा तो नहीं खोला ना? युग जानकी के सवाल का जवाब देने के लिए अपना मुंह खोलने लग जाता है। वो कुछ बोलने ही वाला था कि तभी वहां पर रजनी और अमोदिता आ जाती है। रजनी कमरे के अंदर घुसते हुए कहती है, अच्छा, तो युग तुम चंपी करवा रहे हो? तुम्हें पता है हमारी अमोदिता बहुत अच्छी चंपी करवाती है। उसके हाथ से एक बार चंपी करवाओगे तो तुम करवाते ही रहोगे। रजनी अपनी आंखों से अमोदिता को इशारा करते हुए कहती है, अरे अमुदिता, खड़ी क्या है? जाकर युग की चंपी करवा दे और थोड़ा तेरी बुआ को आराम करने दे। कितना काम करेगी वो इस उम्र में? अमोदिता रजनी का इशारा समझ जाती है कि वो क्यों युग की चंपी करने का कह रही थी, ताकि चंपी के बहाने वो उसका एक बाल तोड़ सके, उस पर काला जादू करने के लिए। अमोदिता युग की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहती है, बुआ जी, लाइए, मैं कर देती हूँ युग जी की चंपी। युग अमोदिता को मना करते हुए कहता है, अरे नहीं अमोदिता, हो गई है चंपी। बड़ी माँ बहुत देर से कर रही थी। ज्यादा चंपी करने से बाल खराब हो जाते हैं। रजनी मन ही मन सोचने लग जाती है, ये युग अमुदिता को कुछ भी करने के लिए मना क्यों कर देता है? युग अपनी जगह पर खड़े होते हुए कहता है, अच्छा बड़ी माँ, अब मैं निकलता हूँ। सबसे मुलाकात करने आया था, वो हो गई है। रजनी फटाक से कहती है, अरे कहाँ जा रहे हो युग बेटा? ग्रेवयार्ड कोठी मामी जी। आखिर वही तो मेरा घर है ना। हमारे तो सारे रिश्ते नाते बहुत पहले ही खत्म हो चुके हैं ना। यह बात सुनकर रजनी चुप हो जाती है। जानकी युग को समझाते हुए कहती है, युग बेटा, तुम अभी भी पुरानी बातों को लेकर बैठे हो। लगता है तुम अभी भी हमसे नाराज हो। जानकी अपने हाथ जोड़ते हुए कहती है, अगर तुमने हमें अभी भी माफ नहीं किया है तो मेरे हाथ। जानकी अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही युग उनके हाथ पकड़ते हुए कहता है, ये आप क्या कर रही है बड़ी माँ? आप बड़ी है ना मुझसे। जानकी कहती है, अगर मैं तुमसे बड़ी हूं तो क्या तुम बड़ों का कहना नहीं मानोगी? आज रात यहीं पर रुक जाओ ना। देखो कितने सालों बाद आए हो तुम। तुम्हारे आने से इस हवेली की रौनक फिर से लौट आई है। रजनी भी युग को रोकना चाहती थी ताकि उस पर काला जादू कर सके। वो भी जानकी का साथ देते हुए कहती है, हाँ युग बेटा, रुक जाओ ना। भाभी कितने प्यार से कह रही है। जानकी और रजनी के दबाव देने पर
युग उनकी बात मान जाता है और कहता है, ठीक है बड़ी माँ। मामी, आप दोनों कहती है तो मैं सिर्फ आप दोनों की खुशी के लिए रुक जाता हूँ। रजनी खुश होते हुए कहती है, मुझे पूरा यकीन था कि बेटा तुम हमारी बात कभी नहीं टालोगे। तो फिर अब बताओ, आज रात क्या खाओगे तुम? तुम्हारी मनपसंद सब्जी बनाएगी मेरी अमुदिता। अमुदिता खाना भी बहुत बढ़िया। वैसे मेरी अमुदिता सब काम में माहिर है, बस अपने चेहरे के रंग से ही पीछे छूट जाती है। युग रजनी को टोकते हुए कहता है, मामी, आप ऐसा क्यों बोलती है? इंसान के रंग से थोड़ी कुछ होता है। इंसान की पहचान उसके रंग से नहीं, उसके कर्म से होती है मामी जी। युग की बात सुनकर रजनी खुश हो जाती है और वो मन ही मन सोचने लग जाती है, लगता है कि युग को अमुदिता पसंद आ गई है, तभी वह उसकी तारीफ कर रहा है। अमोदिता युग से कहती है, बताइए ना युग जी, आप क्या खाएंगे? कुछ भी बना लो अमोदिता, जो तुम्हें ठीक लगे। शहर में अकेले रहकर सब कुछ खाने की आदत हो गई है। ठीक है युग जी। इतना कहकर अमोदिता वहां से चले जाती है। रात हो चुकी थी। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर खाना खाने बैठे हुए थे। अमोदिता और बल्लू काका दोनों मिलकर खाना सर्व कर रहे थे। सुबह से लेकर रात तक अमोदिता युग का बाल तोड़ने की कई कोशिशें कर चुकी थी, पर वो सारी ही कोशिशें नाकाम हो चुकी थी। रजनी अमोदिता से कहती है, अरे अमुदिता, युग को और चावल दो ना। अमोदिता युग को चावल देने के लिए आगे बढ़ी ही थी कि तभी युग चावल लेने से मना करते हुए कहता है, अरे नहीं अमोदिता, मैं पहले ही ज्यादा खा चुका हूँ। रजनी कहती है, अरे अभी तो तुमने कुछ खाया ही नहीं बेटा। दिलीप अपनी बुलंद आवाज में कहता है। इसको समझा दिया सब। सुदेश हिचकिचाते हुए कहता है, अभी नहीं भैया। तो जल्दी समझा दो, ज्यादा वक्त नहीं है। युग बीच में ही बोल पड़ता है, ये आप लोग किसे क्या समझाने की बात कर रहे हैं? सुदेश प्यार से युग से कहता है, वो युग बेटे, आज ना गांव में ग्रेवयार्ड कोटी के सिलसिले में मीटिंग बैठी थी और मीटिंग में ये फैसला हुआ कि तुम्हें वो ग्रेवयार्ड कोटी बंद करनी पड़ेगी। युग अपने भवे ऊपर करते हुए कहता है, क्या कहा? ग्रेवयार्ड कोटी बंद करनी पड़ेगी? पर क्यों? तो पता चल ही गया होगा कि वो कोटी यक्षिणी का दूसरा ठिकाना था और वहीं पर ही यक्षिणी को कैद किया गया था। जब से कोटी खुली है, गांव में दहशत का माहौल है, तो वो दोनों गांव चाहते हैं कि वो कोटी बंद हो जाए। पर मैं वो कोटी बंद नहीं करने वाला। वो कोटी मेरी है और मैं अब वहीं पर रहूंगा। युग की बात सुनकर दिलीप को गुस्सा आ जाता है और वो मुंह फुलाते हुए कहता है, सुदेश, कह दो इसे, अगर इस गांव में रहना है तो हमारे हुक्म का पालन करना पड़ेगा। आज से पहले भी इसके पिता ने कोठी खोली थी और भुगतना हमें पड़ा था। युग इस तंग का कुछ जवाब देता उससे पहले ही सुदेश भी युग को समझाते हुए कहता है, देखो युग बेटा, तुम रहना चाहो तो यहाँ पर भी रह सकते हो। यह भी तो तुम्हारा दूसरा घर है ना। किस घर की बात कर रहे हैं आप मामा जी?
हमारे रिश्ते तो बहुत पहले ही खत्म हो चुके हैं ना। युग की बात सुनकर सब चुप हो जाते हैं। युग अपनी जगह से उठते हुए कहता है, मेरा खाना हो गया है बड़ी माँ, अब मैं निकलता हूँ। जानकी युग को रोकते हुए कहती है, पर बेटा, तुम तो आज रात यहीं पर रुकने वाले थे ना। हाँ बड़ी माँ, रुकने वाला था, पर यहाँ इतना कुछ हो गया है ना कि अब मन नहीं है। अच्छा मैं चलता हूँ, आप वंदना भाभी और सबका ख्याल रखिएगा। इतना कहकर बिना कुछ सुने ही युग वहां से चले जाता है। जब युग कृष्ण नदी के पास पहुंचता है तो देखता है कि वहां पर जमकर बारिश हुई थी, जिस कारण नदी में गर्दन तक पानी भर गया था। युग के समझ ही नहीं आ रहा था कि दिन में तो घुटने के नीचे तक पानी था, अचानक से नदी में इतना पानी कैसे आ गया था। अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही थी। युग सोच नहीं पा रहा था कि क्या करे। झगड़ा करके आने के बाद वो वापस घर भी नहीं जा सकता था और रात भर नदी के पास यूं रुक भी नहीं सकता था। नदी के आसपास उसके सिवा कोई और भी नहीं था। युग सोच ही रहा था कि वो क्या करे, तभी सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी